तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम डिसेक्शन करने वाले हैं संजय कांबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी डर का। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मास्टर हॉरर स्टोरी टेलर अपने शब्दों से खौफ का जाल बुनता कैसे है। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि डर को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए डिकोड करते हैं इस मास्टर क्लास को और देखते हैं कि खौफ का असली चेहरा होता कैसा है। अब कहानी की शुरुआत को देखिए, एकदम आम बल्कि थोड़ी नीरस सी सेटिंग। दो सहेलियां एक शादी के रिसेप्शन से लौट रही हैं और उनकी बातचीत का टॉपिक क्या है? एक 70,000 रुपए की ड्रेस। है ना, बिल्कुल आम सी बात। लेकिन यही तो एक हॉरर कहानीकार की सबसे चतुर चाल होती है। वो यहां हमें और अपने किरदारों को सेफ्टी के एक झूठे एहसास में डाल देता है। हमें लगता है कि ये तो बस एक नॉर्मल सी रात है, लेकिन इसी सामान्य माहौल में ही असली खौफ की नींव रखी जाती है। क्योंकि डर जब अचानक किसी एकदम सुरक्षित लगने वाली जगह पे हमला करता है तो उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। फिर आता है टाइम का फैक्टर। रात के ठीक 10:30 बजे। ये वो वक्त होता है ना जब शहर पूरी तरह सोता नहीं है, लेकिन सड़कें सुनसान जरूर होने लगती हैं। कहानी की मुख्य किरदार खुशबू को अचानक एक सुनसान सड़क पर दवाई लेने के लिए रुकना पड़ता है। और बस इसी एक फैसले से कहानीकार उसको बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर देता है। सोचिए, भीड़-भाड़ वाले इलाके से निकलकर अचानक इस सन्नाटे में आ जाना, यही खतरे की पहली घंटी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक कुशल राइटर इस बहुत ही स्पेसिफिक 3 स्टेप वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। पहला स्टेप, शिकार को उसके सेफ जोन से बाहर निकालो। दूसरा, उसके दिमाग के साथ खेलो, इतना कि वो अपनी ही आंखों पर शक करने लगे। और तीसरा, आखिरी स्टेप, जब बचने का कोई रास्ता ना बचे तब अलौकिक शक्ति यानी सुपरनैचुरल एलिमेंट की पुष्टि कर दो। ये किसी सड़क पर रुकने से लेकर पूरे आतंक तक पहुंचने का जो सफर है ना, ये बहुत ही नपातुला और व्यवस्थित होता है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक रहस्यमयी 25 साल के लड़के की एंट्री होती है। अंधेरे में अचानक एक अनजान शख्स का सामने आना ही अपने आप में डरावना है। लेकिन ये अनजान शख्स बिना पूछे ही खुशबू के सबसे बड़े और अनकहे डर को बोल देता है। वो कहता है, मैं भूत नहीं हूं, अब सच बताएं। ये सुनकर कोई शांत तो नहीं होगा, बल्कि बेचैनी और बढ़ जाएगी। ये एक सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार है जो किरदार के दिमाग में चल रहे अनकहे सवालों को सीधे चुनौती देता है। एक मास्टर स्टोरी टेलर यहां सिर्फ सामने एक भूत नहीं खड़ा कर रहा, वो मनोवैज्ञानिक छल का इस्तेमाल करके असलियत को ही तोड़ मरोड़ रहा है। देखिए, खुशबू को लगता है कि मेडिकल स्टोर बंद है और उसकी सहेली उसे बड़ी खौफनाक नजरों से घूर रही है। लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। स्टोर खुला है, दोस्त लाइन में बातें कर रही हैं और वो अनजान लड़का कहता है कि खुशबू की नजर उसे धोखा दे रही है। ये जो भ्रम का जाल है ना, ये एक आम हॉरर कहानी को एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में बदल देता है। माहौल को और डार्क बनाने के लिए कहानीकार बड़ी ही चतुराई से स्थानीय लोक कथाओं का सहारा लेता है। खुशबू जहां खड़ी है, ठीक उसके पास एक विशाल इमली का पेड़ है। हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं में इमली के पेड़ को हमेशा से गहरी, काली और बुरी शक्तियों का ठिकाना माना गया है। तो ये पेड़ सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है दोस्तों, ये वहां पर खड़े होने मात्र से ही स्थापित सांस्कृतिक डर को तुरंत जगाने का काम करता है। और यहां से खौफ और भी दम घोंटू होने लगता है। वो अनजान लड़का एक और खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि जिस 15-20 फुट ऊंची पत्थर की दीवार के पास वे खड़े हैं, वो कोई आम दीवार नहीं है। वो एक सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के ठीक पीछे की दीवार है। वो जगह जहां मरे हुए शरीरों की चीरफाड़ होती है। यानी राइटर ने एक साधारण सी दीवार को मौत और खौफ की एक अभेद्य सीमा में तब्दील कर दिया है। डर का अनुभव सिर्फ देखने में नहीं, सुनने में भी होता है। श्रवण इंद्रियों को झकझोरने के लिए कहानी में कुत्तों के रोने और भौंकने की आवाजों का इस्तेमाल किया गया है। एक बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका लंगड़ाता हुआ कुत्ता पूरी ताकत से उस इमली के पेड़ की तरफ देखकर रोने लगता है। अब अंधविश्वास तो यही कहता है ना कि जानवर उन शक्तियों को देख सकते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख पाते। कुत्तों का ये दर्दनाक विलाप इस बात का साफ संकेत है कि वहां कोई ऐसी अलौकिक उपस्थिति है जो अपना शिकार ढूंढ रही है। और फिर आता है स्टोरी का सबसे बड़ा झटका, एक ऐसा ट्विस्ट जो पैरों तले से जमीन खिसका दे। खुशबू के फोन पर एक कॉल आती है और यह साबित हो जाता है कि जो दोस्त उसके साथ बाइक पर पीछे बैठी थी, जिसके लिए वो दवाई लेने रुकी थी, वो तो 2 घंटे पहले ही ऑटो लेकर घर जा चुकी है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसका मतलब समझ रहे हैं?
खुशबू उस सुनसान सड़क पर शुरू से ही अकेली थी। उस बाइक पर उसके पीछे कोई और ही बैठा था। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। यह खौफनाक एहसास सीधे कहानी के पहले क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। जब खुशबू को सच पता चलता है तो वह रहस्यमयी लड़का उसके सामने आता है और बहुत ही ठंडे अंदाज में कहता है, शिकार पसंद आया। और पता है सबसे डरावनी बात क्या होती है इसके बाद? वो मुड़ता है और उस ठोस पत्थर की दीवार के आर पार चला जाता है। ये वो पॉइंट है जहां सारे मनोवैज्ञानिक भ्रम टूट जाते हैं और शुद्ध, नग्न, अलौकिक आतंक सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस आत्मा को कोई बहुत ही भयंकर या विकृत रूप देने के बजाय स्टोरी टेलर ने इसे एक 25 साल के नॉर्मल युवक के रूप में पेश किया है। एक लड़का जो सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने हुए हैं, जिसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी और चश्मा है। इसे इतना वास्तविक और आम लोगों जैसा बनाना ही तो इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। खतरा कोई दूर की या अलग दुनिया की चीज नहीं लगता, वो बहुत ही परिचित और आसपास का महसूस होता है, जो इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। आखिरी हिस्से में आते ही कहानी की स्पीड अचानक बढ़ जाती है, जैसे मौत की कोई उल्टी गिनती चल रही हो। अस्पताल में होश आने से लेकर बाहर कुत्तों के रोने तक हर एक पल ऐसे लगता है जैसे वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। मुख्य किरदार अब अस्पताल के बिस्तर पर फंसी हुई है, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। ये राइटर की वो चाल है जहां वो अपने शिकार को चारों तरफ से घेर कर एक कोने में धकेल देता है। और फिर होती है आतंक की अंतिम पुष्टि। आधी रात को जब खुशबू की नज़र पास रखे एक अखबार पे पड़ती है तो उसमें एक एक्सीडेंट की खबर होती है। और फोटो किसकी होती है? उसी 25 साल के लड़के की। अचानक सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उस लड़के की मौत हो चुकी थी और उसका पोस्टमार्टम उसी सरकारी अस्पताल की दीवार के ठीक पीछे हुआ था। एक आम सी लगने वाली सड़क दुर्घटना और खौफनाक सुपरनैचुरल घटना दोनों यहां आकर बिल्कुल एक हो जाती हैं। कहानी का अंत सच में झकझोर देने वाला है। अस्पताल की लाइफ सपोर्ट मशीनों की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। खिड़की से एकदम ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, चलो निकलते हैं अब। इस पॉइंट पर आकर कहानीकार उस अलौकिक शक्ति को जीतने देता है। यहां कोई चमत्कार नहीं होता, कोई बचाव नहीं होता, बस एक डरावनी खामोशी छा जाती है। ये एक ऐसा क्लाइमैक्स है जो सच में अंदर तक कंपा देता है। इस पूरी कहानी की बनावट को गहराई से देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। कैसे एक मास्टर हॉरर कहानीकार हमारे ही मनोविज्ञान, हमारी लोक कथाओं और अकेलेपन के डर का इस्तेमाल करके खौफ का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देता है। यह विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन एक बेहतरीन कहानी की पहचान यही है कि उसके खत्म होने के बाद भी उसका डर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाता है। सोचिए जरूर, अगली बार जब आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर हों तो क्या ये खौफ आपको भी महसूस नहीं होगा?